किंग फैंग वापस फायरफ्लाई टाउन आया और उसकी मुलाकात फिर से वांग मंग और बाकी साथियों से हुई। अन्यू ने पूछा, क्या तुम सच में मान रहे हो कि तुमने सॉन्ग फे को मारा? किंग फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अन्यू ने बताया कि असल में किंग फैंग ही इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, लेकिन सबको यह भी पता था कि सॉन्ग फे और जांग लाए पहले से ही उस पर बुरी नजर रखे हुए थे, और जो डाजांग इंडस्ट्रीज थी वो तो खिलाड़ियों को पकड़ के उनसे जबरदस्ती काम करवाती थी। सच कहें तो उन दोनों को मारना एक तरह से सेल्फ डिफेंस ही था। किंग फैंग को यह समझ आ गया कि जब तक लोग उसकी असली पहचान नहीं पकड़ते तब तक वे लोग उससे अस्थायी तौर पर सहयोग करते रहेंगे। उसने सोचा कि पिछले जीवन में जब वो ऑफिशियल्स के साथ काम कर रहा था तो उसका रिकॉर्ड एकदम साफ था, लेकिन इस बार तो उसने सीधे सॉन्ग फे और जोंगली को खत्म कर दिया था और इसका असर जरूर पड़ेगा। अब वो ये देखने के लिए बेताब था कि उसकी रीबर्थ उस बर्बाद गेमिंग दौर को कितना बदल सकती है। फिलहाल उसने सोचा कि जो प्लैटिनम टियर इक्विपमेंट उसके किसी काम की नहीं थी उसे बेच दिया जाए, क्योंकि सामने जो लोग थे उनके पास अथॉरिटी का पूरा सपोर्ट था। वो किसी भी क्लास का इक्विपमेंट और स्किल बुक खरीद सकते थे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास डील करने के लिए भरपूर रिसोर्सेज थे। किंग फैंग ने अपना सिस्टम विंडो खोला। जब बाकी लोगों ने देखा कि उसके पास प्लैटिनम टियर की आइटम्स हैं तो सबके होश उड़ गए। सबने हैरानी से कहा, क्या शैडो ने प्लैटिनम ग्रेड बॉस का फर्स्ट किल कर लिया? लेकिन फिर उन्होंने खुद ही उस बात को नकार दिया, क्योंकि ऐसा कोई ग्लोबल अनाउंसमेंट नहीं आया था। किंग फैंग ने कहा कि उसकी किस्मत ठीक ठाक रही, उसे कुछ ट्रेजर चेस्ट्स मिले और शियो इसकी गवाही दे सकती है। यहां तक कि खुद उसे भी एक एमरल्ड टियर स्किल बुक मिला। मेज लड़की ने भी कहा कि उसने खुद किंग फैंग को वो एमरल्ड चेस्ट खोलते देखा था। लिटिल ब्लैक को थोड़ी जलन हुई जब उसने देखा कि किंग फैंग ने शियो को नाम से पुकारा, शियो, लेकिन उसे सिर्फ तू कह दिया। किंग फैंग ने उसे मजाक में लिटिल ब्लैकी कह दिया, जिस पर वो गुस्सा हो गई और बोली, मुझे लिटिल ब्लैक ही बुलाओ। वांग मंग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, लोगों की तुलना नहीं करनी चाहिए। अन्यू को भी थोड़ी जलन हुई, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ सिल्वर ग्रेड बॉस को बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे, और इधर शैडो आराम से प्लैटिनम और एमरल्ड चेस्ट्स खोल रहा था। किंग फैंग ने आइटम्स की प्राइसेस बताई। प्लैटिनम ग्रेड आर्चर स्किल बुक की कीमत 2500 डेज, प्लैटिनम ग्रेड बसर्कर वेपन 1500 डेज, प्लैटिनम मेज स्किल बुक 3000 डेज गोल्ड, इक्विपमेंट और स्किल बुक पैक 8000 डेज। बाकी प्लैटिनम आइटम्स मिलाकर टोटल 25 चीजें थीं। उसने सबका कंबाइंड रेट रखा 50,000 दिन, यानी एक बड़ा डिस्काउंट दे दिया। वांग मंग तो सुनते ही शॉक्ड हो गया और अन्यू से बोला, जितना मांगे दे दो। फिर पूछा, तू मोल भाव नहीं करेगी? अन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो दाम एकदम ठीक लग रहे हैं, और इस डील में मैं वो भी जोड़ रही हूं जो शियो और वांग मंग मुझसे पहले उधार ले थे। डील फाइनल हो गई और किंग फैंग ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तू तो सच्ची हीरोइन है, सीधी और दमदार। मन ही मन किंग फैंग ने सोचा, जब कोई आइटम 10,000 डेज से ज्यादा चलती है तो सिस्टम उसे सालों ईयर्स में गिनता है। 60 साल यानी करीब 22,000 डेज, और आज के रेट में ये लगभग 40 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। यह डील जंघाई सिटी के ऑफिशियल्स के लिए भी बहुत बड़ी थी, लेकिन फायदे इतने थे कि पैसे की परवाह नहीं थी। इन आइटम्स से उनके कई गेमिंग टीम्स पहले से डेवलप हो सकते थे। किंग फैंग जानता था कि जितनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटीज होंगी उतनी ही कम बेकार की मुश्किलें होंगी, और आगे जाकर इंटरनेशनल मुकाबलों में भी उन्हें बढ़त मिल सकती है। एन्यू ने किंग फैंग को बताया कि डाजांग इंडस्ट्रीज में कई प्लेयर्स को बंदी बनाकर रखा गया है। वो लोग एक रेस्क्यू मिशन की तैयारी कर रहे हैं, और पूछा कि क्या किंग फैंग भी साथ चलेगा। किंग फैंग उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये लोग सच में उसे साथ लेना चाहते हैं या फिर बस ये दिखावा कर रहे हैं ताकि सॉन्ग फे की मौत का मामला दबा सकें। उसने साफ कहा कि वो उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक जरूरी बात बता सकता है। उसने सबके सामने कबूल किया, हाँ, उसने ही गेम की स्किल्स का इस्तेमाल करके सॉन्ग फे और झोंगली को मारा था। सब लोग सुनते ही दंग रह गए। किंग फैंग ने समझाया कि जब कोई गेम में लेवल 10 तक पहुंच जाता है तो वो अपनी लाइफ स्पैन यानी उम्र खर्च करके गेम की स्किल्स को असल जिंदगी में भी निकाल सकता है। अन्यू को तब समझ आया कि क्यों डाजांग इंडस्ट्रीज लोग उस वक्त लाइफ स्पैन खरीद रही थी। जब उनके बंदे भी लेवल 10 तक पहुंच जाएंगे और स्किल्स निकाल लेंगे, तब रेस्क्यू करना और भी मुश्किल हो जाएगा। किंग फैंग ने देखा कि अन्यू सब समझ चुकी है, अब उसे वहां से निकलना था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को शैडो में बदल लिया और हवा में गायब हो गया। गंभीर चेहरे के साथ अन्यू ने वांग मंग को ऑर्डर दिया,
अब से सबको अलग अलग लेवल अप करना होगा। उसने समझाया कि उनकी 6 लोगों की टीम पहले ही हाई लेवल की है और जब सब साथ होते हैं तो छोटे मॉन्स्टर्स एक ही वार में मर जाते हैं। इससे लेवल अप करने का फायदा नहीं होता। लेकिन अगर सब अलग अलग टुकड़ियों में बट जाएं तो हर कोई ज्यादा एफिशिएंटली लेवल अप कर सकता है। वांग मंग ने सहमति में सिर हिलाया। अन्यू ने कहा, पहले सबको लेवल 10 तक पहुंचना चाहिए। फिर बोली, तू थोड़ी देर के लिए लॉग ऑफ कर, मुझे ये सारा इंटेल ऊपर रिपोर्ट करना है। इस दौरान 2 प्लेयर्स ने देखा कि शैडो फिर से एक स्टॉल लगा रहा है, लेकिन इस बार वो बेच नहीं रहा था, खरीद रहा था। सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आया, शैडो इज बाइंग सिल्वर बॉस कोऑर्डिनेट्स 30 डेज, गोल्ड बॉस कोऑर्डिनेट्स 100 डेज। ये देखकर पास खड़े एक आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो किंगफैंग के पास आया और बोला, मेरी यंग लेडी ने कहा है कि अगर तुम उसे लेवल अप कराने में मदद करो तो वो तुम्हें 30 करोड़ कैश और डॉज योंग इंडस्ट्रीज की कुछ शेयर्स भी देगी। फिर बोला, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता, सोच लो, फायदेमंद है। बाकी प्लेयर्स को ताज्जुब हुआ कि ये आदमी अब तक डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ है। शायद उसे अभी तक नहीं पता कि शैडो ने असल जिंदगी में ही स्योंगफे और दाजोंग इंडस्ट्रीज की उस लड़की को मार डाला है। कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की जो अक्सर शहर में घूमती थी अब मर चुकी है। उन्हें लगता था कि वो लड़की तो बस क्यूट थी, उसे मरना नहीं चाहिए था। वो आदमी अब गुस्से में भर गया। उसे याद आया कि असल में गलती उसी लड़की की थी। वो शैडो को असल जिंदगी में पकड़वा कर उससे जबरदस्ती काम करवाना चाहती थी, लेकिन शैडो ने उसे उसी वक्त खत्म कर दिया। फिर उसे याद आया, जोंग लाई भी मर चुकी है। शुरू में तो जोंग लाई ने शैडो को 1 करोड़ ऑफर किए थे ताकि वो उसे लेवल अप करवाए। शैडो ने मना कर दिया तो इस आदमी ने खुद पैसे देखकर उस औरत की मदद करनी शुरू की। उसे लगा 50 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन जब असल जिंदगी में पेमेंट लेने गया उसे बेहोश कर दिया गया। जब होश आया तो देखा खुद को एक अनजान बेसमेंट में बंद, जहां रोज उसे मारा जाता, सताया जाता और मजबूर किया गया कि वो गेम में लाइफ स्पैन कमाए और दूसरे लोगों को भी फंसाए। उसे अंदाजा नहीं था कि जोंग लाई को भी शैडो ने खत्म कर दिया है। कड़वी हंसी के साथ उसने सोचा, उस औरत को वैसा ही अंत मिला जैसा मिलना चाहिए था। पहले वो शैडो को बेवकूफ समझता था, लेकिन अब उसे लग रहा था असली मूर्ख तो वो खुद था। किंगफैंग ने उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी जरूर पहले भी उस औरत की मदद कर चुका है। शायद लोगों को पकड़ने में आदमी घबरा गया और तुरंत मना करने लगा। वो आदमी बोला कि उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। किंगफैंग जानता था कि ये आदमी कचरा है। उसने ठान लिया कि ऐसे लोगों को अब अथॉरिटीज ही संभालेंगी। तभी 2 प्लेयर्स उसके पास आए और बोले कि उनके पास एक सिल्वर बॉस के कोऑर्डिनेट्स हैं। उन्हें 30 दिनों के बदले देने को तैयार थे और डील फाइनल करने की बात करने लगे। इसी बीच शहर में किसी की एंट्री हुई और सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। जैसे ही लोगों ने चेहरा पहचाना सब बोल पड़े, एस ऑफ स्पेड्स। कहा गया कि असली नाम कायन है। कायन ग्रुप की खतरनाक प्लेयर शीशी। लोग एक दूसरे को सचेत करने लगे, इससे दूर रहो, ये कई प्लेयर्स को मार चुकी है, बहुत चालाक है, लाइफ स्पैन चुराने की कोशिश करती है। इसी दौरान शेंग शी अपने आदमियों के साथ गेम में लॉग इन करती है। वो हंस रही थी, उसे ये गेम ज्यादा खास नहीं लगा। उसके मुताबिक अगर आपके पास पैसा है तो आप ढेर सारे इक्विपमेंट और स्किल्स खरीद सकते हो, और जब उसकी कॉम्बैट पावर दूसरों से आगे होती तो वो किसी भी प्लेयर को मार देती और उसकी लाइफ स्पैन ले लेती। असल में वो बहुत गुस्से में थी। उसे तो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में होना था, बिग डिक और मैक्स फैकल के साथ लग्जरी लाइफ जी रही होती, लेकिन ये गेम उसकी फ्लाइट ही लेट करवा बैठा। तभी उसकी नजर 2 डर से कांपते हुए प्लेयर्स पर पड़ी। वो अब डैक्सिया की मैजिक सिटी में फंसी हुई थी, देश से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसने वहां के मर्दों को देखा और उसके लिए सब कीड़ों जैसे लग रहे थे। उसने मन में सोचा, टोनी के आदमी तो कम से कम अच्छे दिखते हैं। टोनी ने हंसते हुए कहा, तू सही में समझदार है। डैक्सिया के मर्दों से तो हम कहीं बेहतर हैं, और जब रियल वर्ल्ड में लौटेंगे तब तू खुद महसूस कर सकेगी। ये सुनते ही शिशी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसे खबर मिली थी कि वो बेकार सोंगफे अब मर चुका है। वो एक बार उससे भिड़ी थी, 1 मिनट में वो गायब हो गया था। उसके हिसाब से वो तो वक्त की बर्बादी था। अब उसे एक्साइटमेंट होने लगी थी, क्योंकि जो उसे मारा था उसका नाम था शैडो। वो भले डैक्सिया से हो, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 माना जाता है। उसने सोचा शायद उसे शैडो से मिलने का मौका मिल जाए। जब उसे ये पता चला
कि शैडो ने एक टॉप प्लेयर को मार दिया तो उसे लगा कि किसी आम इंसान को मारना तो उसके लिए बच्चों का खेल होगा। उसे शैडो में दिलचस्पी हो गई। उसने अपने आदमियों से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो रही है, एक कॉल करने के लिए। उसने प्लान बनाया कि वो किसी को भेजेगी शैडो से संपर्क करने के लिए। उसका दावा था शैडो को पैसा पसंद न भी हो, लेकिन 3000 दिनों की लाइफ स्पैन को वो मना नहीं करेगा। उसे सिर्फ किसी आम आदमी को मारना होगा, एक छोटी सी उंगली हिलाकर। अंदर ही अंदर वो हल्की सी हंसी हंसी और खुद से वादा किया कि वो कभी चिनफंग का चेहरा नहीं भूलेगी। जब उसने उसे रिजेक्ट किया था, उसने मन में कहा, अब किनफांग की मौत भी दूर नहीं। दूसरी ओर जंगल में एक प्लेयर ने एक मॉन्स्टर को मारा और उसका शरीर चमकते हुए लाइफ स्पैन में बदल गया। वहीं एक हीलर उसे लगातार हील कर रही थी। वो आदमी थका हुआ सा बोला, अगली बार थोड़ा आराम से हील करना यार, लगता है आज अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर से मिलने ही वाला था। शियो ने पीछे मुड़कर कहा, इतना क्यों चिल्ला रहा है, मरा तो नहीं है ना? आदमी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मैं चिल्लाया नहीं, बस याद दिला रहा था। शियो ने बताया कि सिस्टम ने उसे वॉर्न किया है, उसकी हंगर लेवल 90% तक पहुंच चुकी है। उसने अपनी दोस्त यान के साथ लॉग ऑफ करने का फैसला किया खाना खाने के लिए। वो दोनों गायब हो गए और पीछे रह गया वो लड़का जो अब चुपचाप खड़ा था। वो थोड़ा उलझा हुआ था और फिर अंदर ही अंदर गालियां देने लगा। पहले तो ये मुझे बॉस बुलाती थी और अब एक शैडो को देखकर ऐसे देखती है जैसे मैं भूत हूं। गुस्से में सोचने लगा। इधर शियो गेम से लॉग आउट करती है और अपनी नई हाउसिंग यूनिट में उठती है, भूखी प्यासी। फोन चेक करती है और शॉक में आ जाती है, सारे डिलीवरी एप्स बंद हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहा। वो सोचने लगती है, क्या सब लोग उस हरामखोर गेम में घुस गए हैं? उसे याद आता है कि चिनफंग तो उसके लिए हमेशा खाना बनाता था, उसे कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता था। अब उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ जाती है। फिर खुद को समझाती है, खाना ही तो है, फ्रीडम के आगे ये कुछ भी नहीं। अब उसने ठान लिया, अब और बड़ा सोचने का टाइम है। अपना हाथ भींचते हुए शियो ने खुद से कहा, मैं बेस्ट हूं, मुझे रुकना नहीं है। बिना किंगफैंग के मैं और बेहतर जिंदगी जीऊंगी। उसी वक्त गेम के अंदर किनारे के पास एक छोटी सी गुफा में हलचल हो रही थी। एक क्रैब मॉन्स्टर जान बचाकर भाग रहा था। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, किसी ने उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। वो कोई और नहीं, शैडो था। उसने गहरी सांस ली। 1 घंटे में उसने 4 सिल्वर बॉस मार डाले थे। एफिशिएंसी जबरदस्त थी। हर एक बॉस से उसे 16 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे। क्रैब का शरीर चमकते हुए लाइफ स्पैन में बदल गया। औसतन एक सिल्वर लेवल बॉस उसे लगभग 3,500 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन दे रहा था। अब तो उसके पास का सारा इक्विपमेंट कम से कम गोल्ड टियर या उससे ऊपर का था। वो हल्का सा मुस्कुराया। पहले जो शैडो स्लैश 12 सेकंड का कूल डाउन लेता था, अब वो सिर्फ 6.8 सेकंड में दोबारा इस्तेमाल हो रहा था। इससे उसकी आउटपुट पावर काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन फिलहाल सेफ टाउन के आसपास कोई प्लेटिनम लेवल बॉस नहीं था, इसलिए अभी के लिए गोल्ड गियर ही टॉप था। आगे और बेहतर बनने का एक ही रास्ता था, अपनी प्रोफेशन को एडवांस करना। उसे पता था कि आगे चलकर प्लेटिनम लेवल बॉसेस कम से कम लेवल 2 एंटी स्टेल्थ रखते हैं। उसे जल्दी से स्टेल्थ लेवल 3 तक पहुंचना होगा। अभी भी वो 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पीछे चल रहा था। लेवल 3 स्टेल्थ ही उसे प्लेटिनम बॉसेस से भिड़ने पर एक्सीडेंट से बचा सकती थी। उसे याद था पिछले जीवन में एक प्लेटिनम बॉस को मारने के लिए 20 लोगों की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन वाली टीम लगती थी। ये सब सोचकर उसने तय किया, पहले वापस टाउन जाएगा, फिर जो भी फालतू सामान है उसे बेच देगा। वो इनविजिबल मोड में चला गया ताकि सभी से पहले प्लेटिनम बॉस को मारने का फर्स्ट किल हासिल कर सके। किंगफैंग टाउन लौट आया। अब उसके पास कुल 105 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन थी। चलते हुए एक प्लेयर ने उससे कहा, भाई अगली बार भी अगर तेरे पास सामान हो तो हमें बेचना मत भूलना। किंगफैंग को पता था कि उसके पास लगभग 40,000 दिन की लाइफ स्पैन है और इतने में वो ढेर सारी स्किल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन तभी एक खंभे के पीछे छुपा हुआ आदमी उसे देख रहा था और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, ये वही है शैडो। वो सीधा किंगफैंग के पास आया और एक असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। बोला, एक असली इंसान को मारना है, करेगा? पैसे की कमी नहीं होगी, जो ड्यू है पूरा मिलेगा। किंगफैंग ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। आदमी घबरा गया और सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। बोला, डरने की जरूरत नहीं है, बस एक आम आदमी है, नाम है फैंग। मैं पता दे दूंगा। तुमने सोंगफे तक को मार डाला तो ये तो छुटकी बजाने जैसा होगा।
इतने पैसे छोड़ क्यों रहे हो भाई? किंग फैंग ने एक ठंडी नजर डाली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। आदमी बोला, नहीं नहीं, वो बात नहीं है, डर मत, सिर्फ काम है। फिर वो घमंड से बोला, डील छोटी नहीं है, टास्क पूरा किया तो सीधा 3000 दिन की लाइफ स्पैन मिलेगी। किंग फैंग को ये सुनकर दिलचस्पी हुई। 3000 दिन यानी आज के रेट में करीब 5 करोड़ रुपए की वैल्यू। उसका दिमाग घूमने लगा। आखिर कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है? उसे याद नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था। ना उसे असल जिंदगी में जानता था और ना गेम में लग रहा था। जैसे ये बस एक मैसेंजर है। असल कातिल कोई और है, वो जो उसे मरवाना चाहता है। उसने सोचा, पिछले जीवन में भी जब गेम अपने एंड स्टेज में पहुंचा था तभी मेरे असली दुश्मन सामने आए थे। वो आदमी फिर मुस्कुराया। ऑफर लुभावना है शैडो, सोच ले। किंग फैंग जानता था इतनी जल्दी उसका निशाना बनना इसका मतलब है कि कुछ पुराने हिसाब किताब अब सामने आ रहे हैं। किंग फैंग ने सोचा, इतनी बड़ी रकम खर्च करने वाला कोई सिर्फ तभी करेगा जब दिल में कोई पुरानी दुश्मनी हो। फिर उसके दिमाग में एक नाम आया, कायन शिशी। किंग फैंग जानता था कि शिशी के पास मोटिव भी है और मणि भी। अगर वो सच में फैंग को मरवाना चाहती तो गेम आने से पहले ही काम तमाम हो चुका होता। तो अब सवाल था, ये असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट असल में किस लिए है? उसे शक हुआ कि शायद असल मकसद शैडो से नजदीकी बढ़ाना है और किंग फैंग को हटाना तो बस साइड इफेक्ट है। क्योंकि उसने कभी शिशी के फन इनविटेशन को ठुकरा दिया था। वो अंदर ही अंदर हंसा। मैंने तो अभी उसे ढूंढा भी नहीं, लेकिन वो पहले ही मुझे ढूंढ चुकी है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं ये काम लेता। लेकिन साथ ही शर्त रखी, आधा पेमेंट एडवांस में चाहिए। और उसने साफ किया, कब और कैसे मारना है वो मैं तय करूंगा। आदमी थोड़ा घबरा गया। बोला, रुको, मैं ऊपर वालों से पूछ लेता हूं। थोड़ी देर बाद वापसी में बोला, ठीक है, डील फाइनल है, आधी पेमेंट अभी। पेमेंट ट्रांसफर हुई और किंग फैंग को मिल गए ओ सर 500 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। किंग फैंग खुश था। ये तो ब्याज जैसा है, असली मजा बाद में आएगा। मन ही मन वो हंसा और बोला, इंतजार कर कायन शिशी, अब मैं खुद आ रहा हूं। उस आदमी ने शैडो को टारगेट का नाम और एड्रेस दे दिया। उसका दावा था, तुम्हारी जैसी स्किल्स वाले के लिए ये बंदा कोई चैलेंज नहीं है। किंग फैंग को जब नाम देखा तो वो कुछ पलों के लिए चौंक गया। जानकारी पूरी सही थी। शैडो ने वहां से जाने की तैयारी की, लेकिन तभी किसी ने उसे आवाज दी, 1 मिनट। शैडो, वो एक महिला प्लेयर थी जिसने सुना था कि शैडो बॉस कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा कर रहा है। उसने पूछा, क्या तुम्हें गोल्ड बॉस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए? मुस्कान के साथ बोली, 100 दिन कीमत है, लेकिन पहले बॉस देख लो, पेमेंट बाद में दे देना। किंग फैंग को लगा डील सही है और उसने साथ जाने का फैसला किया। महिला ने बताया कि जगह शहर के उत्तर में थोड़ा दूर है। चलते चलते किंग फैंग ने पूछा, बॉस का नाम क्या है? वो बोली, प्लेग एनवेलोपर। किंग फैंग सतर्क हो गया। उसने पूछा, तुम्हें नाम भी पता है? क्या तुमने इसे सच में देखा है? महिला ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये अकेले मारने लायक नहीं है। इसकी एरिया में जहरीला डैमेज होता है। अगर चाहो तो किसी हीलर को साथ ले लो। किंग फैंग ने मना कर दिया, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। उसे पता था कि प्लेग एनवेलोपर एक लेजिट गोल्ड टियर बॉस है और बहुत खतरनाक भी। उसका शरीर जहरीली धुआं छोड़ता था जो उसकी रेंज में रहने वालों की हर सेकंड एचपी कम करता है। इस तरह के बॉस से निपटने का सिर्फ एक तरीका है, जल्दी मार दो वरना खुद मरेगा। लेकिन किंग फैंग के लिए यह बस कुछ स्किल्स यूज करने की बात थी। थोड़ी देर बाद वो औरत उसे एक केव में ले गई और बताया कि बॉस अंदर है। उसने ये भी बताया कि उनकी टीम ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था, लेकिन बॉस को नहीं हरा पाए थे। फिर उसने शैडो को अंदर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वो केव में घुसे, औरत ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया जो कि एक जहरीले स्वैम्प के बीच में था और बताया कि बॉस वहीं है। किंग फैंग ने देखा कि औरत ने उसे धोखा नहीं दिया, तो उसने उसे अपनी थोड़ी लाइफ स्पैन देने का फैसला किया। एक सिस्टम विंडो भी सामने आ गया जो ये कंफर्म कर रहा था कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था। उसने 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन दी थी। उसे याद आया कि इस टाइप का पॉइजन डैमेज इवेड किया जा सकता है। इस केस में उसकी गोस्ट ब्लर वाली 25% इवेजन बहुत काम आने वाली थी। पसीने पसीने चेहरा लिए औरत ने उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद दिलाया। असल में यह पूरा ट्रैप था। जैसे ही वो लड़ाई शुरू करता, कोई उसे मारने आता। उसे याद आया कि उनके पास लेवल 2 एंटी स्टेल्थ आइटम्स भी हैं। किंग फैंग के लिए यह ज्यादा मैटर नहीं करता था, लेकिन औरत ने बताया कि उसको कहा गया था कि वो उन लोगों को रोकने का नाटक करे ताकि वो उसके करीब आ सके। असल मकसद था उसका रियल लाइफ इन्फो पता करना।
किंग फैंग उसे घूरने लगा। उसे उनकी प्लानिंग देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। औरत शर्मा गई और नर्वस होकर बोली कि उसे मजबूर किया गया था। वो सच्चाई बताना चाहती थी ताकि वो उस आदमी तक पहुंच सके जो इस सब के पीछे है, क्योंकि उसे रियल लाइफ में ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसलिए वो भी उन्हीं लोगों की मौत चाहती थी, जैसे कि किंग फैंग। जब किंग फैंग ने पूछा कि उसे कौन मजबूर कर रहा है, तो औरत ने बताया डोंगफांग जायोन। गेम में उसका आईडी था सैनॉन और उसने कहा था कि किंग फांग ने उसे एक बार मार दिया था। यह सुनकर हमारे बंदे को याद आया कि कहीं ये वही डोंगफांग जियन तो नहीं जिसने पहली बार उसकी गोल्डन गोस्ट शिप बॉस को चुराने की कोशिश की थी और बाद में माफी मांगते हुए एक स्किल बुक भेजा था। औरत घबरा गई और याद करने लगी कि उसने तो सोंगफे को भी मार दिया था, तो डोंगफांग सेन को भी मार सकता है। अब वो पूरी तरह से किंग फैंग पर भरोसा कर चुकी थी। उसने कहा कि उसे धोखा मत देना। उसने जोर देते हुए कहा, डोंगफांग सेन को खत्म करना ही सबसे सही रास्ता है, नहीं तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। किंग फैंग ने कहा, इन लोगों ने तो एकदम बच्चा लेवल की प्लानिंग बनाई है। उसने तो कभी अपने पास्ट लाइफ में उस ज़ेनोन नाम के बंदे का नाम भी नहीं सुना। शायद उसे पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया था। किंग फैंग ने डिसाइड किया कि सबसे पहले बॉस को मारना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो किसी आवारा डॉग को मारना भी मुश्किल नहीं। वो इनविजिबल हुआ और क्लिफ से कूद गया और औरत से कहा कि प्लान के हिसाब से एक्ट करना, वो अपने लोगों को पास आने दे, बाकी सब वो देख लेगा। औरत डर गई। उसे लगा अब सब खत्म। उसने सोचा शैडो की तो अब मौत पक्की है। उसे याद आया कि पहले डोंगफांग सियान ने 3 टीम मतलब टोटल 8 ही लोग भेजे थे इस बॉस से लड़ने, लेकिन वो सब आधे मिनट में ही मारे गए थे। जब किंग फैंग बॉस की तरफ नीचे उतर रहा था, औरत ने बताया कंटिन्यूअस पॉइजन डैमेज बहुत ज्यादा है। बॉस की हेल्थ का 5% भी कम नहीं कर पाए थे। शैडो चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, इस तरह के पॉइजन अटैक्स के सामने सिर्फ मौत ही आउटकम होती है। इसलिए उन्हें किसी तरह से बच निकलने का तरीका निकालना था। किंग फैंग ने सबसे पहले ब्लेस रिलीज यूज किया और जैसे ही बॉस अटैक करने वाला था, उसने वीकनेस एम्प्लीफिकेशन और फिर थ्रोट स्लैश इफेक्ट एक्टिवेट कर दिए। अब उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगी। किंग फैंग ने तेजी से अटैक किया। बॉस के कई हजार एचपी एक ही बार में घटा दिए। एक पल में उसकी एचपी बार आधे से कम हो गई। औरत हैरान रह गई, क्योंकि एक ही स्किल ने गोल्ड टियर बॉस की 2 स्त्री एचपी उड़ा दी थी। 80 ज्यादा डैमेज। अब औरत सोचने लगी, क्या किंग फैंग इंसान भी है या कुछ और? हमारा बंदा गायब हो गया और चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ब्लेस रिलीज की जो एक्टिव इफेक्ट थी और उसे जो 75% कूल डाउन स्पीड बूस्ट मिला हुआ था, उसके बाद एक्चुअल कूल डाउन सिर्फ 14.3 सेकेंड रह गया था। किंग फैंग ने सोचा कि अभी बॉस को मारना सही टाइम नहीं है। उसे डोंगफांग सियान और उसकी टीम के आने का इंतजार करना था ताकि वो सब मारे जाएं और उतनी देर में उसकी बाकी स्किल्स भी कूल डाउन से बाहर आ जाएं। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डोंगफांग सियान अपनी टीम के साथ केव में घुस आया। इरादा साफ था, शैडो को मारना। गुस्से में उसकी आंखें जल रही थीं और उसने बोल दिया, जो भी बीच में आया उसे बेरहमी से मार डालेंगे। स्नोवी ने अपनी तलवार निकाल ली। किंग फैंग थोड़ा इरिटेट हो गया। इतने लोगों में से फिर से यही बंदा सामने आ गया और अब ये डोंगफांग जायन के साथ भी मिला हुआ है। अब उसे शक होने लगा कि स्नोवी की वो नकली कोशिश, जिसमें उसे इस टीम को रोकने का नाटक करना था, क्या सच में काम करेगी? और क्या स्नोवी की रियल कॉम्बैट पावर इतनी स्ट्रांग है? 10 से ज्यादा बंदे केव में घुस रहे थे और उसे यकीन नहीं था कि स्नोवी उन्हें रोक पाएगी या नहीं। लेकिन तभी स्नोवी ने अपनी पावर यूज की और एक गोल्डन शील्ड समन कर लिया। ये देखकर शैडो को समझ आ गया कि उसी को क्यों चुना गया था एक्ट करने के लिए। ऐसी डिफेंस के सामने सच में बहुत कम लोग होते हैं जो उसे तोड़ पाते हैं। गेम के अर्ली स्टेज में ही उन मर्दों ने शील्ड पर अटैक करना शुरू कर दिया। किंग फैंग को याद था कि स्नोवी को जंगल में एंशिएंट गॉड्स ब्लेसिंग मिली थी और साथ में गोल्ड लेवल ट्रेजर चेस्ट भी। अब उसकी आंखों में एक गंभीर चमक थी। उसने इंस्टेंट शैडो यूज किया और बहुत तेजी से अटैक किया। दुश्मनों को टुकड़ों में काट डाला। गुस्से से जलती आंखों के साथ किंग फैंग ने अगली स्किल यूज की, ब्लूमिंग कर्स। और देखते ही देखते उन मर चुके लोगों की लाशें फूलों में बदल गईं। स्नोवी शॉक्ड रह गई। उसके हिसाब से ये बेहद डरावना था। एक ही स्किल से इतने लोग मारे गए और वो सोचने लगी, ये लाल लाल फूल जैसे क्या चीज हैं। शुक्र है कि उसने डोंगफांग सियान की बात नहीं मानी, वरना वो भी सोंगफे और बाकी लोगों की तरह मर चुकी होती। फिर उसने शैडो से कहा, मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो। अगर मुझे मौका मिला
तो मैं तुम्हें डोंगफंक्शन का रियल लाइफ लोकेशन बता दूंगी। किंग फैंग ने सोचा, चलो सुन ही लेते हैं उसकी बात। स्नोवी शर्मा गई और मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें कभी कोई स्पेशल सर्विस चाहिए हो तो मुझसे आकर कहना, तुम्हारे लिए तो सब कुछ फ्री होगा। किंग फैंग मुस्कुराया और सोचा, तो असल में मामला ये था। कोई ताज्जुब नहीं कि यह सब इतना इंटेंस लग रहा था। फिर वो कूदा और क्लिफ से उतरने लगा, बॉस की तरफ बढ़ा और ताकतवर स्लैशेस से हमला किया। किंग फैंग के हिसाब से जिन दर्जनों लोगों की लाइफ स्पैन उसने अब्सॉर्ब की थी, वो भी उस बॉस से मिली पावर के सामने कुछ भी नहीं थी। उसे याद आया, इतने सब के बाद भी ये लोग फार्मिंग करने की जगह दिक्कतें पैदा कर रहे थे, तो मरे तो सही किया। उसने पीछे मुड़कर स्नोवी से पूछा, कोई प्रॉब्लम? उसने कहा, नहीं, और वहां से चली गई। फिर किंग फॉन्ग ने ग्रीडी हैंड यूज की और खुश हो गया। काफी टाइम बाद उसे एक असैसिन स्किल बुक दिखा था। ये नया स्किल बुक था, नाम था डार्केस्ट टावर, प्लैटिनम लेवल का। ये असैसिन टाइप स्किल था जो उसकी ब्लेड से एक डार्क लाइट निकालता था और उस रेंज के अंदर जितने भी एनिमीज होते सबको ब्लाइंड कर देता। इस स्किल की कूल डाउन थी 60 सेकंड, रिक्वायरमेंट थी लेवल 10, रेंज था 20 मीटर और बेस ड्यूरेशन थी 10 सेकंड। लेकिन अगर दुश्मन का स्पिरिट स्टैट ज्यादा हुआ तो ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता। किंग फैंग ने मुट्ठी भींची और डिसाइड किया कि इस स्किल को सीखेगा। उसने अपनी डैगर निकाली क्योंकि उसे पता था कि अगर वो दुश्मन को ब्लाइंड कर दे तो बिना स्टेल्थ में भी डबल डैमेज ट्रिगर हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बॉस का एंटी स्टेल्थ लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, उसका डैमेज आउटपुट कम नहीं होगा। उसकी डैगर थी प्लेग ब्लेड, एक असैसिन टाइप हथियार जो देता था 216 अटैक पॉइंट्स और 42 एजिलिटी पॉइंट्स। साथ ही ये वीक पॉइंट अटैक के मल्टीप्लायर को 0.3 से बढ़ाता था। रिक्वायरमेंट था लेवल 10 और इसकी हर अटैक मेन पॉइजन लगता था जो 3 सेकंड बाद फटता था और ओरिजिनल डैमेज का 50% एक्स्ट्रा देता था। किंग फैंग ने सोचा, आज का दिन सच में धमाकेदार और मुनाफे वाला रहा, और फिर वो केव से बाहर निकल गया। अब तक किंग फैंग के पास 98 एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा हो चुके थे। वो बहुत जल्द अपनी एपिक ग्रेड ग्रीडी हैंड को लेजेंडरी में इवॉल्व कर सकता था। वो केव से बाहर निकला और वहां जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स थे वो उसे देखकर कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी क्लास एडवांसमेंट के लिए बस 10,000 से थोड़ा ज्यादा एक्सपी चाहिए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब सीधे सीधे मॉन्स्टर्स को ही फार्म करेगा। किंग फैंग ने जो भी मॉन्स्टर सामने आया उसे काट गिराया। बाकी सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन किंग फैंग उन्हें ऐसे कैसे जाने देता। पल भर में ही उसने सबको खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब वो अपनी क्लास को अपग्रेड कर सकता था। फिर उसके शरीर के चारों ओर एक गोल्डन एनर्जी चमकने लगी और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। उसकी शैडो क्लास अब एडवांस हो चुकी थी। उसका टियर अब टियर 0 से टियर 1 में बदल चुका था। साथ ही क्लास के एट्रीब्यूट बोनसेस भी बढ़ गए थे। स्ट्रेंथ 3 से बढ़कर 9, कॉन्स्टिट्यूशन 3 से 9, एजिलिटी 8 से 24, स्पिरिट 5 से 15 क्लास पैसिव 1। अब उसकी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को डबल करता था। साथ ही अब वो स्टेल्थ मोड में रहते हुए भी स्टेल्थ स्किल्स यूज कर सकता था। क्लास पैसिव 2 ने उसका स्टेल्थ लेवल प्लम्सी 1 से प्लेजेंट 2 कर दिया और क्लास पैसिव 3 ने एनिमी की लाइन ऑफ साइट से बाहर अटैक करने पर डैमेज को डबल से ट्रिपल कर दिया। अब हमारा बंदा अपने हाथों को देखने लगा। उसे समझ आ गया कि इस टियर 1 एडवांसमेंट के साथ उसके एट्रीब्यूट्स 3 गुना बढ़ चुके हैं। अब वो स्टेल्थ के अंदर रहते हुए भी फिर से स्टेल्थ एक्टिवेट कर सकता था। मतलब अगर कूलडाउन्स कम हुए तो वो हमेशा के लिए छिपा रह सकता है, और तो और एनिमी को दिखे बिना की गए अटैक्स अब 3x डैमेज देंगे। उसने सोचा, और ये तो बस टियर 1 है। कोई ताज्जुब नहीं कि ये गेम की सबसे ताकतवर स्टेल्थ क्लास मानी जाती है। उसी वक्त सिस्टम ने अनाउंस किया, अब तक जंघाई सिटी में 7 प्लेयर्स लेवल 10 पर पहुंच चुके हैं। सिस्टम ने यह भी बताया कि 10 मिनट में एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स एक्टिवेट होगा जो प्लेयर्स को अबैंडन्ड डिवाइन कॉन्टिनेंट ले जाएगा। एलिजिबल प्लेयर से तैयारी करने को कहा गया। एक रैंकिंग टेबल स्क्रीन पर आया। फर्स्ट प्लेस पर था शैडो, सेकंड पर ग्रे रोज, थर्ड में स्नोवी डे, ब्लैक एल्फ डॉल, लिजाई और वांगमिंग फोर्थ में। हुआयू और यू हान किंग फॉन्ग ने देखा टाइम हो चुका था 8:30 PM। उसे उम्मीद नहीं थी कि जंघाई सिटी में इतने सारे प्लेयर्स लेवल 10 पर पहुंच जाएंगे। रैंकिंग टेबल में सारे चेहरे उसके लिए जाने पहचाने थे। उसे याद आया कि पिछले इसी टाइम पर यह टेबल पूरी तरह से फॉरेन प्लेयर से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एकदम सीरियसनेस आ गई।
जब उसे एहसास हुआ कि जितना इक्विपमेंट और स्किल बुक्स उसने बेचे थे उसका असर अब दिखने लगा है। उसे लगा कि शायद पिछली बार वाला वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने वाला है और वो सच में चाहता था कि ऐसा हो। असल में तब तक रात हो चुकी थी और पुलिस ने कई आदमियों को अरेस्ट कर लिया था। उनमें से एक ने बताया कि डाजांग इंडस्ट्रियल क्रिमिनल ग्रुप के सारे मेन मेंबर्स पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स अभी भी गेम के अंदर हैं। उनके रियल बॉडीज मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। वो लोग कमांडर के अगले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे थे। कमांडर ने अपने साथियों की तारीफ की और उन्हें ऑर्डर दिया कि बाकी लोगों को इन्फॉर्म करें और सस्पेक्ट्स को डिस्कनेक्ट कराने का कोई तरीका ढूंढे। उसने अपने साथी से कहा कि यह तरीका काम करेगा, क्योंकि भले ही वो क्रिमिनल्स सेफ टाउन्स में छिप जाए जहां उन पर अटैक नहीं हो सकता, लेकिन उनकी रियल बॉडीज को भूख तो लगती ही है। वो बोला कि जब उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें डिस्कनेक्ट करके खाना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट करेंगे उन्हें पकड़ा जा सकता है। सब लोग खुश थे क्योंकि इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शैडो को। उसने न सिर्फ उन्हें डाजंग इंडस्ट्रियल के बारे में क्रिमिनल इंटेलिजेंस दी, बल्कि पहले ही वार्निंग भी दे दी थी कि गेम की स्किल्स को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर वो थोड़ी देर और करता तो जैंग लाई के लीडरशिप में जो लोग थे वो जल्दी ही लेवल 10 तक पहुंच जाते। उस वक्त तक वो लोग अपनी स्किल्स रियलिटी में एक्सट्रैक्ट कर चुके होते और उन्हें पकड़ने की कोई भी कोशिश बहुत सारे जान माल के नुकसान के साथ होती। कई देशों में पहले ही छोटे मोटे अपराइजिंग्स हो चुके थे जिनमें हजारों लोग मारे जा चुके थे। जो स्क्वाड्स उन्होंने गेम में भेजी थीं वो धीरे धीरे लेवल 10 तक पहुंच चुकी थीं, और इसका बड़ा रीजन था शैडो द्वारा दिया गया इक्विपमेंट और स्किल्स। उन्हें अच्छे से पता था कि शैडो जैसा टैलेंट ग्रेट जिया के लिए बहुत जरूरी है, और अब उन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे शैडो हमेशा के लिए उनके वॉरशिप से जुड़ा रहे। इसी दौरान अपना लड़का वापस फायरफ्लाई टाउन लौट आया। स्नोवी ने कहा कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो एक ऐसा महान हीरो निकलेगा जो टाउन को बुराई से आजाद कर देगा। वो उसे एडमायर करने लगी थी। किंग फैंग ने उसे टोका कि वो क्या बकबक कर रही है और कहा कि अगर कुछ कहना है तो सीधे बोलो। स्नोवी ने जीभ बाहर निकालते हुए हंसते हुए बोला कि अब मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अथॉरिटीज ने तो न्यूज ऑलरेडी पब्लिक कर दी है। उसने बताया कि डाजंग इंडस्ट्रियल और सोंगफाई ने मिलकर प्लेयर्स को किडनैप, डिटेन और मर्डर किया था, और सोंग फिए और जैंग लाई को मारने का रीजन यह था कि उसे ऑफिशियल ऑर्डर्स मिले थे। किंग फांग कुछ देर चुप रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अथॉरिटीज अब उसका नाम साफ कर रही हैं। उसके मन में ख्याल आया कि शायद वो ऐसा फ्यूचर में उसके साथ कोऑपरेशन के लिए कर रहे हैं। जब किंग फैंग ने पूछा कि क्या उसने डोंगफेंगसियन की रियल वर्ल्ड में लोकेशन पता कर ली है, तो उसने जवाब दिया कि वो अब तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है और थोड़ा इंतजार करने को कहा, और भरोसा दिलाया कि जैसे ही उसे इन्फो मिलेगी वो उसे भेज देगी। किंग फैंग शहर में धीरे धीरे चलने लगा। उसने सोचा कि बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। सबसे अर्जेंट काम था डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट पहुंचना। उसे दिखा कि टाउन के टेलीपोर्टेशन एरेस को कई लोग यूज कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्टिनेंट के टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट नहीं कर पाया था। टाउन के टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स से उसने डिसाइड किया कि वो सीधे डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट जाएगा। उसका मानना था कि टाउन के करंट एरियाज तो सिर्फ बिगिनर जोन्स हैं, और असली गेम तो तब शुरू होता है जब कोई डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट पहुंचता है। वहां आसपास जो प्लेयर्स खड़े थे वो ये देखकर शॉक में आ गए। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया और सब सोच में पड़ गए कि आखिर अभी टेलीपोर्ट कौन हुआ था। एक ने जोर से कहा, अरे भाई, साफ है, ये तो शैडो ही होगा। एक और बंदा जो थोड़ा कंफ्यूज्ड था बोला, लेकिन मेरे पास लेवल 2 एंटी स्टेल्थ है, फिर भी मुझे वो नजर क्यों नहीं आया। तुरंत एक और लड़के ने उसे डांटते हुए कहा, तू पूरा बेवकूफ है क्या? इसका मतलब यह है कि शैडो का स्टेल्थ लेवल 2 से ऊपर है। सिंपल सी बात है। कुछ सेकंड बाद अपना लड़का डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट में दिखाई दिया, और जैसा कि उसने सोचा था सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था। यह जगह पूरी तरह खाली थी, वहां एक भी प्लेयर नहीं था। जब वो एरिया एक्सप्लोर कर रहा था तभी एक ग्लोविंग आंखों वाला मॉन्स्टर उसे घूरने लगा। यह जगह थी जंघाई सिटी के पुराने खंडहर। जब भी अलग अलग शहरों के प्लेयर्स पहली बार डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट पहुंचते थे तो वो अपने अपने शहरों के रूइंस में ही अपीयर होते थे। इन रूइंस की लोकेशन
रियल वर्ल्ड जियोग्राफी से बिल्कुल मैच करती थी और ये बात हमेशा एक मिस्ट्री रही थी। तभी वो मॉन्स्टर अपनी हाइडिंग से बाहर आया और ये देखते ही किंग फैंग ने पीछे मुड़कर देखा। एक वर्म शेप्ड मॉन्स्टर निकला और जोर से दहाड़ने लगा। मॉन्स्टर ने जबरदस्त हमला किया, जमीन को तोड़ दिया। अपने शैडो ब्लर का इस्तेमाल करके अपने लड़के ने अटैक डॉज किया और फिर इंस्टेंट शैडो स्लैश चलाकर मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट दिया। एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुआ जिसमें लिखा था कि उसने लेवल 11 अर्थ शेकर को मार दिया है। अगले ही पल और अर्थ शेकर्स वहां आ गए और किंग फैंग पर हमला करने लगे, लेकिन उसने एक जंप में अटैक डॉज कर लिया। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने ब्लेस रिलीज एक्टिवेट किया और फिर से इंस्टेंट शैडो स्लैश यूज करके सारे मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके बॉडीज लाइफ स्पैन में बदल गए। उसे अब पता चल गया था कि टाउन जैसा कोई सेफ जोन यहां नहीं है। मॉन्स्टर्स चारों तरफ छिपे हुए थे, किसी भी पल हमला कर सकते थे, लेकिन वो जानता था कि अगर कोई रूइंस के अंदर छिपे हुए रेफ्यूज को ढूंढ ले तो वहां एक फोर्ट्रेस बनाया जा सकता है और फिर उस एरिया पर पूरा कंट्रोल मिल सकता है। उसे याद आया कि जंघाई सिटी के रूइंस में सबसे बेस्ट रेफ्यूज नॉर्थ वेस्ट में था। यही वही जगह थी जहां उसकी पास्ट लाइफ में गॉड्स स्लेयर गिल्ड का बेस था। उसी समय डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट में एक और प्लेयर्स की टीम पहुंची। ये वंगमंग की पार्टी थी। लिटिल ब्लैक को थोड़ा सरप्राइज हुआ। वंगमंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह किसी मॉडर्न सिटी के रूइंस जैसी क्यों दिख रही है। उन सब के लिए ये जगह जानी पहचानी लग रही थी। लिटिल ब्लैक ने टावर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये जोंगुन सिटी के रूइंस नहीं है? गुइशु ने जवाब दिया, हाँ तुम सही हो, और ये भी कहा कि जोंगुन सिटी के टावर्स अब भी खड़े हैं। लिटिल ब्लैक ने इधर उधर देखना शुरू किया क्योंकि उसने सुना था कि किसी ने कहा है शैडो को यहां टेलीपोर्ट होते देखा गया है। वो बार बार सोच रही थी कि वो कहां है। ग्विक्सू ने उसे कहा कि वो ढूंढना बंद करे और बताया कि शैडो शायद इनविजिबल हो गया हो। तभी जमीन से 2 अर्थ शेकर्स निकले। ये देखकर वांगमंग ने अपना शील्ड निकाल लिया और सभी को वार्निंग दी कि मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। गु यूकू ने अपनी स्किल एल्वेन ब्लेसिंग यूज की। मॉन्स्टर्स ने जल्दी से हमला किया, लेकिन वांगमंग ने अपने शील्ड से उसे रोक लिया और उस स्किल की वजह से वो उन अटैक्स को सह पाया। गुइशु ने उसे सावधान रहने को कहा और बताया कि ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स भी स्टार्टिंग टाउन के सिल्वर टियर बॉसेस से ज्यादा डैमेज करते हैं। पार्टी का आर्चर आगे आया और उसने अपनी स्किल बाइंडिंग शॉट यूज की। एक एरो मॉन्स्टर्स की तरफ छोड़ा गया और पल भर में उस एरो से एनर्जी रोप्स निकली जो मॉन्स्टर्स के शरीर को लपेटने लगीं। आर्चर मुस्कुराते हुए बोला, ये मॉन्स्टर्स कंट्रोल के लिए वीक हैं। मैं इन्हें इमोबिलाइज करके अपना सारा डैमेज अनलीश कर दूंगा। लिटिल ब्लैक ने अपनी मैजिक स्टाफ हवा में उठाई और एक प्रोफेटिक फायरबॉल समन की। 2 आग की लपटें मॉन्स्टर्स से टकराईं। अर्थ शेकर्स मर गए और उनके शरीर लाइफ स्पैन में बदलने लगे। वंगमंग ने शू से कहा कि वो अपना आउल ऊंचा उड़ाए और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करे। शू ने सिर हिलाया और उसका आउल उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रिपोर्ट दी कि हर जगह मॉन्स्टर्स हैं, बहुत सारे, और पिछले फाइट की आवाज की वजह से कुछ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने ये भी कहा कि आसपास कोई भी सेफ जोन नहीं दिख रहा और पूछा, अब क्या करें कैप्टन? वंगमंग ये देखकर शॉक्ड था कि आसपास कोई सेफ जोन नहीं है। आर्चर घबरा गया और बोला, ये कैसा घटिया कॉन्टिनेंट है? ये तो सर्वाइवल गेम बन गया है। लिटिल ब्लैक ने स्योजू से कहा कि वो शैडो को ढूंढने की कोशिश करे। उसने समझाया कि शैडो उनसे 10 मिनट पहले आया था, ज्यादा दूर नहीं हो सकता, और ये भी कहा कि अगर वो मिल गया तो सब सेफ हो जाएंगे। शुरुआत में उसे कोई ह्यूमन फिगर नहीं दिखा, लेकिन फिर उसे लाइफ स्पैन दिखने लगी। उसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा ब्राइट लाइट क्लस्टर देखा और समझ गई कि ये डिफीटेड मॉन्स्टर्स के रिवॉर्ड्स हैं। उसने अंदाजा लगाया कि ये सब शैडो ने ही मारे होंगे और शायद उसका इन्वेंट्री फुल हो गया होगा, इसलिए उसने लूट नहीं उठाया। फिर और मॉन्स्टर्स जमीन से निकले और उनकी तरफ दौड़ने लगे। इक्सू ने सबको दौड़ने को कहा और कहा कि जल्दी करो। अब जब शैडो ने वहां के सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए हैं तो वो जगह सेफ है हो। अगर वो रिवॉर्ड्स की रोशनी को फॉलो करें तो वो शैडो को ढूंढ सकते हैं। कैप्टन ने सबको अलर्ट रहने, फॉर्मेशन बनाए रखने और पीछे ना छूटने को कहा। साथ ही बोला कि वो लड़ते हुए पीछे हटेंगे। उसी समय कुछ दूरी पर और अर्थ शेकर्स निकले और हमला करने वाले थे, लेकिन तभी कोई तेजी से आगे बढ़ा और उन सबको टुकड़ों में काट दिया। वो शैडो था। उसे पता था कि ग्रेसफुल रिलीज का एक्टिव इफेक्ट
ना होने पर भी उसकी शैडो स्लैश स्किल का टोटल डैमेज 20,000 से 30,000 तक जा सकता है, जो इन छोटे मॉब्स को इंस्टेंटली मारने के लिए काफी है। ये जगह उसके लिए एक फार्मिंग पैराडाइज बन गई थी। कुछ मिनट बाद वो हाइडआउट तक पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि इन रूइंस के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड पैलेस छिपा हुआ है, जिसे उसकी पिछली जिंदगी में खोजने में बहुत समय लग गया था। उस सबटेरेनियन पैलेस में 1,000 से ज्यादा रेस्टिंग रूम्स और दर्जनों बड़े हॉल्स थे। ये जांघाई सिटी का सबसे बड़ा हाइडआउट था और उसकी गिल्ड गॉड स्लेयर का मेन बेस भी। गॉड स्लेयर के कब्जा करने से पहले यह हाइडआउट एक खतरनाक डंजन था, ट्रैप्स, मॉन्स्टर्स और एक पावरफुल गार्डियन बॉस से भरा हुआ। जितना बड़ा हाइडआउट होता उतना ही ज्यादा ताकतवर होता उसका गार्डियन। वो अंदर गया और उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में जब उसने गॉडसर गिल्ड बनाई थी, तब उसने 3 स्क्वाड्स इकट्ठा किए थे। कुल 18 एलीट मेंबर्स, सभी लेवल 15 तक पहुंच चुके थे और हेड टू टो पूरी तरह से इक्विप्ड थे। फिर भी बड़ी मुश्किल से वो लोग इस पैलेस को कॉन्कर कर पाए थे। अब उसने सीढ़ियां उतरना शुरू की और नीचे की तरफ बढ़ा। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुआ। उसने कंफर्म किया कि वो हाइडआउट पहुंच चुका है। ये जगह मॉन्स्टर से भरी हुई थी और इसे लैंड ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन कहा जाता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, क्योंकि अब वो जानता था कि अकेले ही इस जगह को कॉन्कर कर सकता है। एक और सिस्टम विंडो आया। बताया गया कि अगर वो एरिया गार्डियन को हरा देता है तो वो इस रीजन का मालिक बन सकता है। मॉन्स्टर्स की नजर अब पूरी तरह से किंग फैंग पर टिक गई थी और वो सभी उसकी तरफ लपके, लेकिन किंग फॉन्ग शांत रहा। उसने अपना डैगर निकाला। उसके सामने था एक लेवल 12 का गोल्ड टियर मॉब, एक एलिमेंटल स्पिरिट। मॉन्स्टर्स के हमला करने से पहले ही किंग फैंग ने अपनी स्किल डार्केस्ट आवर यूज की, फिर तुरंत शैडो फ्लैश स्लैश एक्टिवेट किया और पलक झपकते ही सारे मॉन्स्टर्स को काट डाला। किंग फैंग तेजी से मूव करने लगा और जितने भी मॉन्स्टर्स उसे रास्ते में मिले उन्हें टुकड़ों में काटने लगा। उनके शरीर लाइफ स्पैन में बदलते जा रहे थे। वो अपने अंदर एक खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि जब भी दुश्मन ब्लाइंड होते उसकी हर अटैक को बोनस डैमेज मिलता। उसकी सिंपल बेसिक अटैक्स भी इन लेवल 12 मॉन्स्टर्स को 1 हिट में खत्म कर रही थीं। हॉल में मौजूद 15 मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे, लेकिन सोल क्लेंजिंग ग्राउंड्स अब भी बाकी थे। वहां अभी भी दर्जनों हॉल्स और हजारों छोटे रूम्स थे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ये सच में एक बड़ा काम था। उसने लाइफ स्पैन को गौर से ऑब्जर्व किया। हाइडआउट में जितने मॉन्स्टर्स थे उन्हें देखकर वो समझ गया कि अगर वो सबको खत्म कर दे तो उसकी स्किल ग्रीडी हैंड एक बार फिर इवॉल्व हो सकती है। किंग फैंग ने जमीन की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब गंभीरता थी। उसे पता था कि जब हर एरिया के मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे तो आखिरकार गार्डियन सामने आएगा। उधर कुछ देर बाद एक बुक स्टोर में मौजूद 2 प्लेयर्स ने डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट किया। उस लड़के को थोड़ा कंफ्यूजन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह असली है या नहीं। वो सोचने लगा, क्या हम सच में डिवाइन अबैंडन्ड कॉन्टिनेंट में हैं? लड़की के लिए ये जगह अजीब लग रही थी। उसने सोचा, क्यों ये जगह इतनी जानी पहचानी सी लग रही है? थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें समझ में आया कि ये रूइंस असल में च्याओयू हैं। एक्सप्लोर करते करते वो लोग माउंटेन सिटी के रूइंस तक पहुंचे और कुछ घंटे बाद वो लंदन के रूइंस पर पहुंच गए। लड़का शॉक्ड था। उसने सोचा, क्या हो सकता है कि अलग अलग रीजन्स के लोग उन्हीं सिटीज के रूइंस में पहुंचाए गए जहां से वो ओरिजिनली बिलोंग करते थे? लड़की ने कहा, यह बहुत अजीब है। और उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सिटीज की रियल वर्ल्ड जियोग्राफिकल लोकेशन ही मैच कर रही हो। इसी बीच जब वो दोनों थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे, किसी चीज की आहट महसूस हुई। वो दोनों तुरंत अलर्ट हो गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कई अर्थ शेकर्स खड़े थे। उनकी ग्लोइंग आईज से साफ था कि वो लड़ाई के मूड में थे। वो दोनों घबरा गए और भागने का फैसला किया। मॉन्स्टर्स ने हमला करना शुरू किया और वो तुरंत वहां से भागने लगे। उसी समय जंघाई रूइंस में जमीन पर हर तरफ लाइफ स्पैन बिखरा हुआ था। ज्यादा दूर नहीं, रबल के नीचे वंगमंग और उसकी टीम छिपी हुई थी। वंगमंग ने अपना सिर बाहर निकाला और जब देखा कि पास में कोई मॉन्स्टर नहीं है तो सबको थोड़ा आराम करने का सुझाव दिया। एक्सू का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो शैडो से काफी प्रभावित थी। उसे लगा था कि उनकी टीम काफी स्ट्रांग है, लेकिन असल में वो सब बस एक बॉस की शैडो में डरते सहमते छिपे रह गए। वंगमंग ने खांसते हुए कहा, जरा सोच समझ कर बोलो। एक्सू थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई और पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लिटिल ब्लैक ने भी सिर बाहर निकाला और बोली, अच्छा हुआ शैडो ने उस जगह को क्लियर कर दिया था, वरना इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच हम सब अब तक मर चुके होते।
फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, वैसे अगर हम यहाँ मरते हैं तो हम रिस्पॉन कहाँ करेंगे? ये तो बहुत अजीब जगह है। इसी दौरान गिक्सू अपनी आवर से पूरे एरिया की एक्सप्लोरेशन कर रही थी। वंगमंग ने अनु की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है हमें एक्सप्लोरेशन थोड़ी देर के लिए रोक देनी चाहिए। जब तक हमारी पूरी टीम लेवल 10 नहीं हो जाती, हम साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे। अनु ने सिर हिलाकर सहमति दी। यिकू की आवर अब भी ऊपर उड़ रही थी और उसने देखा कि सचमुच मॉन्स्टर्स झुंड के झुंड मर रहे हैं। लेकिन उसे एक बात अजीब लगी। शैडो वहां अचानक रुक गया था, जैसे वो उस स्पॉट पर गायब हो गया हो। उसने देखा कि वहां काफी लूट पड़ा था और उसमें कुछ गोल्ड टियर की आइटम्स भी थीं। उसका मन हुआ कि वो जाकर वो लूट उठा ले। वंगमंग ने गंभीरता से शैडो से कांटेक्ट करने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि क्या वो अब भी उन चीजों में इंटरेस्टेड है। उसी समय किंग फैंग एक मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट रहा था। पूरी जगह लाइफ स्पैन ऑर्ब से भर गई थी। अब वो थोड़ा रिलैक्स्ड था क्योंकि उसने अंततः सारे मॉब्स को क्लियर कर दिया था। वो अब तक 40 से ज्यादा हॉल्स और 1000 से ज्यादा छोटे रूम्स क्लियर कर चुका था। कुल 400 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे थे। साथ ही उसने 4 ब्रॉन्ज टियर बॉसेस और 2 सिल्वर टियर बॉसेस को भी हराया था, जिससे उसे 80,000 से ज्यादा एक्सपी मिली और उसके एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़कर 205 हो गए। अब वो धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि उसे पता था अब बस 5 पॉइंट्स और चाहिए थे ग्रीडी हैंड को इवॉल्व करने के लिए। तभी वंगमंग ने उससे कांटेक्ट किया। उसने बताया कि उन्हें पता चला कि शैडो ने कुछ लूट पीछे छोड़ दिया था और पूछा कि क्या वे लोग उसे उठा सकते हैं और बदले में लाइफ स्पैन में उसकी वैल्यू चुकाएंगे। यह सुनकर किंग फैंग को समझ आ गया कि वंगमंग और उसकी ऑफिशियल स्क्वाड अब यहां पहुंच चुकी थी। उसने मना नहीं किया, बल्कि कहा कि लूट ले सकते हैं और साथ ही ये भी जोड़ा कि वो बाद में उनसे कांटेक्ट करेगा क्योंकि उसके पास बेचने के लिए एक बैच का इक्विपमेंट है। वंग ने धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसे कोऑर्डिनेट्स 89,546,666 रूइंस शेल्टर के अंदर पर इंतजार करेंगे। तभी अचानक हवा में बिजली गूंजने लगी। किंग फैंग की नजर उस तरफ गई। एक ऊर्जा से भरा हुआ बॉडी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। किंग फैंग समझ गया गार्डियन आ गया है। उसके सामने बिजली से बना हुआ एक डरावना नाइटमेड प्रकट हुआ। इसका नाम था सोल प्यूरिफायर और ये एक प्लैटिनम टियर बॉस था। सिस्टम विंडो में इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाई दी। गार्डियन ऑफ द सोल प्यूरिफायर्स डोमेन, डिफीटेड टू क्लेम फुल ओनरशिप ऑफ दिस डोमेन। अब किंग फॉन्ग सोचने लगा। उसे पता था कि सिटी रूइंस के हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर्स लेवल 15 के होते हैं और ये सोल प्यूरिफायर उनमें सबसे ताकतवर था, न सिर्फ लेवल वाइज बल्कि बॉस ग्रेड में भी। उसे याद आया कि इस बॉस के पास करीब 750,000 एचपी था और ये 3 फेजेस में लड़ता था। किंग फैंग ने बिना समय गंवाए अपनी स्किल इंस्टेंट शैडो स्लैश यूज की और पहला अटैक लॉन्च किया, लेकिन उसका हमला उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाया। किंग फॉन्ग ने अगली बार अपनी स्किल थ्रोट स्लैश से हमला किया। इस बार उसके हमले से बॉस की थोड़ी एचपी कम हो गई। बॉस ने अपना हाथ उठाया और बिजली से बनी एक स्पीयर समन की। फिर आसमान से बिजली की स्पीयर्स की बारिश शुरू हो गई, सीधे शैडो की ओर। लेकिन शैडो तेजी से मूव करने लगा और उसने उन अटैक्स को डॉज करना शुरू कर दिया। अटैक्स को डॉज करते वक्त उसे साफ समझ में आ गया कि अगर वो किसी भी लाइटनिंग अटैक की चपेट में आ गया तो उसकी करंट डिफेंस और लाइटनिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से उसकी मौत तय थी। उसे पता था कि प्लैटिनम लेवल बॉस या उससे ऊपर के किसी भी अटैक या स्किल में हिट करेक्शन होता है। उसका इवेजन रेट अभी 75% था, इसलिए नॉर्मल मॉन्स्टर्स के अटैक्स उसे मुश्किल से 25% चांस पर ही लगते थे, लेकिन सोल प्यूरिफायर के अटैक्स उसे 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर लग सकते थे। हालांकि उसके एजिलिटी एट्रीब्यूट में अब 182 पॉइंट्स हो चुके थे और उसकी मैक्सिमम स्पीड 40 ms से भी ज्यादा थी। इसलिए जब तक वो अलर्ट रहेगा वो इन बिजली के हमलों को सही वक्त पर डॉज कर सकता था। अब उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी क्योंकि पिछली जिंदगी में वो इस बॉस से मुश्किल से बच पाया था, वो भी सिर्फ प्रीस्ट के शील्ड और थोड़ी सी किस्मत की बदौलत। इस बार उसने पूरी ताकत से हमला किया क्योंकि इस बार वो बॉस को कोई मौका नहीं देना चाहता था। अब तक बॉस ने अपनी 1/4 एचपी खो दी थी। ग्रेसफुल रिलीज से मिला थ्रोट कटिंग डैमेज, शैडो स्लैश और प्लेग ब्लेड के बर्स्ट ने मिलकर सीधा 250,000 एचपी उड़ा दी थी। अब उसे पता था कि बॉस सेकंड फेज में प्रवेश करने वाला है। बॉस ने अब बिजली के स्फीयर समन करने शुरू कर दिए। किंग फैंग को पता था कि अब सोल प्यूरिफायर एक इनविंसिबल स्टेट में चला जाएगा जहां वो लगातार लाइटनिंग ऑर्ब्स और बोल्ट्स जनरेट करेगा।
उसे याद था कि इस फेज में सबसे जरूरी होता है उन तीनों लाइटनिंग ऑर्ब्स को पहले डिस्ट्रॉय करना, वरना बॉस अनकंट्रोलेबल फ्रेंजी मोड में चला जाता है। किंग फेंग की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। पिछली जिंदगी में इसी फेज में उसकी पूरी टीम एनाइलेट हो गई थी। उसके बाद किन्सियो ने बहुत गुस्से में आकर मिशन छोड़ने से इनकार कर दिया था। दूसरी बार जब उसने इस बॉस को लड़ा तो उसने किन एक्सियो को साथ नहीं लिया और उस बार उन्होंने इसे एक ही बार में क्लियर कर लिया था। अब उसने अपनी स्किल वेनेमस फ्लाइंग डार्ट्स का इस्तेमाल किया और ऑर्बिस को टारगेट करना शुरू किया। उसे पता था कि हर बार जब कोई ऑर्बी डिस्ट्रॉय होता है तो बॉस को डैमेज मिलता है, और जब तीनों ऑर्ब्स खत्म हो जाते हैं तभी बॉस थर्ड फेज में जाता है। किंग फेंग ने एक और डार्ट फेंकी, वो तीसरे ऑर्ब पर लगा। बॉस की एचपी अब आधी से नीचे गिर गई। बॉस की आंखों में अब भयानक गुस्सा चमकने लगा। उसने अपना हाथ फैलाया और बिजली पूरे एरिया में फैलने लगी। लेकिन किंग फेंग शांत रहा, क्योंकि उसे पता था कि थर्ड फेज में स्पिरिट प्यूरिफायर बड़े पैमाने पर वाइड एरिया लाइटनिंग अटैक्स करता है। उसे याद था कि पिछली बार उसकी गिल्ड ने सभी मेंबर्स को फुल लाइटनिंग रेजिस्टेंस गियर पहनाया था और साथ में 4 प्रीस्ट्स और मल्टीपल हीलिंग शील्ड्स लगाए थे। तब जाकर वे लोग किसी तरह सरवाइव कर पाए थे। इस बार उसे उतनी झंझट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अब उसके पास था ग्रेसफुल रिलीजर ब्लैक लाइट शील्ड। लगातार गिरती हुई बिजली के बीच उसने फैसला किया कि अब वो ऊपर से हमला करेगा। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करो, आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।